बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली 3 क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 5 को मुकम्मल किया और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी PDF फाइल्स यानी उसकी जो बुक की एक्सरसाइज है उसका सोल्यूशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपको चैप्टर नंबर 5 को अपने रजिस्टर में मुकम्मल तौर पर लिखना है। जिस तरह PDF बना के भेजी गई है बिल्कुल उसी तरह आपको उसे लिखना है। उसके बाद बात करते हैं, आज हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 का नाम है एंजाइम्स। क्या है? एंजाइम्स। और आज हम इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ एंजाइम। क्या पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में? डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स एंड यूजेस ऑफ एंजाइम्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, लेकिन उससे पहले जो मैं हर क्लास में आपसे कहता हूं, क्या किताबें आपके पास खुली हुई होनी चाहिए। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये पेज नंबर 108 पर मौजूद है आपकी किताब में। ओके, आपकी बायो की बुक में ये टॉपिक कहाँ मौजूद है? पेज नंबर 108 एंड 109, 108 और 109। तो बुक आपके पास खुली हुई होनी चाहिए और साथ में पेंसिल और हाइलाइटर आपके पास मौजूद होना चाहिए, ताकि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं आप उसे हाईलाइट करते रहें और जब आप दोबारा पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको मालूम हो कि किन चीजों पर ज्यादा तवज्जो देनी है। सही, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एंजाइम। व्हाट इज एन एंजाइम? के एंजाइम क्या होता है? द मॉलिक्यूल which facilitate biochemical reactions by reducing activation energy are called enzymes. The molecule which facilitate biochemical reactions by reducing activation energy are called enzyme. अब इसमें मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए और आपको उन्हें नोट करना है। मॉलिक्यूल्स तो आप समझते हैं ना, ठीक है? ऐसे मॉलिक्यूल जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं, यानी उसमें कुछ मदद करते हैं, सही है, उसमें आसानी फराहम करते हैं। ये बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? लिविंग थिंग की बॉडीज में जो केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं ना, लिविंग थिंग की बॉडीज में हजारों केमिकल रिएक्शंस जो है वो चलते रहते हैं हर वक्त। विदाउट आवर नॉलेज हमें उनके बारे में मालूम भी नहीं होता कि हमारी बॉडी में ये केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, लेकिन बॉडी में अपना काम चल रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप अगर गुफ्तगू कर रहे हैं, बैठे हुए हैं या अगर सो भी रहे हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है ना। आपका हार्ट वर्किंग में होता है, अगर आप सो रहे हैं तब भी हार्ट वर्किंग में है, लंग्स वर्किंग में है और तमाम ब्लड वेसल्स वर्किंग में है। सही, किडनीज वर्किंग में है, लिवर वर्किंग में है और डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें जो वर्क कर रही होती हैं, काम कर रही होती हैं, उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की। ये एनर्जी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही होती है, तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी डिफरेंट एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। उस एनर्जी को बनाने के लिए जो कोई भी मटेरियल दरकार है उसके लिए भी एंजाइम्स चाहिए। तो बॉडी में हर वक्त सैकड़ों बल्कि हजारों केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। तो लिविंग थिंग की बॉडीज में जो केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं ना, वो कहलाते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायो मींस लाइफ और केमिकल मींस केमिकल और रिएक्शंस मींस कि आपस में कुछ मिल रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है। अब यहाँ पर एक हम पूछे कि हमने आपसे कहा कुछ बन रहा है और कुछ टूट रहा है, ये चीजें नोट करने वाली हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम आम जबान में मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। लिविंग थिंग की बॉडीज में जो केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिज्म। ओके, अब ये मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शंस जो है वो 2 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के। आपकी किताब में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा,
हाईलाइट हुआ है बुक में, वैसे ही बोल्ड करके लिखा है, ठीक है। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म मिल गया, ओके, इसे हाईलाइट करें। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, सही, कोई चीज बन रही है, सही, ये क्या होता है एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें कोई मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, सही, बात समझ आ रही है। तो मॉलिक्यूल्स बनने का अमल, बायोमॉलिक्यूल्स बनने का अमल एनाबॉलिज्म, और बायोमॉलिक्यूल टूटने का अमल कैटाबॉलिज्म। तो इसे नोट कर लिया आपने अपने पास, ओके। तो बायोकेमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बॉडी में चल रही होती है। एंजाइम क्या है, एंजाइम एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को आसानी फराहम करता है। किस तरह, ठीक है, आसानी फराहम करने का भी, फैसिलिटेट करने का भी एक तरीका है, बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक और नया लफ्ज आ गया, क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को या किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को शुरू करने के लिए, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को या मेटाबॉलिक एक्टिविटी को शुरू करने के लिए एनर्जी की जो कम से कम मिकदार की जरूरत होती है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बायोकेमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन को शुरू करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एंजाइम है ये ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम करता है, फैसिलिटेट करता है, मदद फराहम करता है। बायोकेमिकल रिएक्शन में किस तरह मदद फराहम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करके, उसको कम करके। यहां एक बात और नोट कर लिया अपने पास, ये जो बायोमॉलिक्यूल्स है ना, इनकी सिंथेसिस के लिए या इनके कैटाबॉलिज्म के लिए, इनके एनाबॉलिज्म के लिए और कैटाबॉलिज्म के लिए बड़ी मिकदार में एनर्जी की जरूरत होती है, बड़ी मिकदार में। तो एंजाइम क्या करता है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है। तो मैंने डेफिनेशन क्या बताई एंजाइम की, एंजाइम ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन में हेल्प करते हैं। किस तरह हेल्प करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। बात समझ आ गई, सही। और क्या करते हैं, एनर्जी को कम कर देते हैं। इस तरह जो है ये मदद फराहम करते हैं। किस में मदद फराहम करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पर आपको 3-4 चीजें बताई हैं, दोबारा से उनको सुन लें आप। सबसे पहले मैंने आपको एंजाइम की डेफिनेशन बताई। एंजाइम ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं। किस तरह फैसिलिटेट करते हैं, एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। अब बायोकेमिकल रिएक्शन क्या है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की कितनी टाइप बताई मैंने, 2 टाइप होती हैं। 2 टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। नंबर 1 एनाबॉलिज्म एंड नंबर 2 कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सिंथेसिस ऑफ अ मॉलिक्यूल, एंड कैटाबॉलिज्म, ठीक है, डिस्ट्रक्शन और डिकम्पोजिशन ऑफ अ बायोमॉलिक्यूल। ओके, समझ में आ गई डेफिनेशन। पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी और उसके बाद तीसरी हमारी जो बारी है वो क्या है, यूजेस ऑफ एंजाइम। तो भाई यूजेस के लिहाज से एक चीज सुन ले कि ये जो एंजाइम्स है ना, तो ये तो हमारी बॉडी में, लिविंग थिंग की बॉडीज में तो बहुत सारे काम करते हैं। ये भी उनका एक इस्तेमाल है ना, ये लिविंग थिंग की बॉडीज में काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ कामों में। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट में भी एंजाइम होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के अमल में मदद देते हैं, सही। और इसके अलावा एनिमल की बॉडीज में भी एंजाइम होते हैं। जैसे याद करें, एंजाइम आपने पढ़े हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े हैं आपने, सही है। टैलिन याद आया, माउथ में होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए। उसके अलावा स्टमक में पेप्सिन
और भी एंजाइम है। तो ये जो एंजाइम है इनका एक इस्तेमाल तो ये है कि ये लिविंग थिंग की बॉडीज में अपने काम कर रहे होते हैं, ये भी इनका इस्तेमाल है ना। इसके अलावा आउटसाइड द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग इनके काम है, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, वो काम हम पढ़ने जा रहे हैं आज। सही तवज्जो से सुनेंगे। आपकी किताब में इसकी जो यूजेस है वो मौजूद है पेज नंबर 110 पर, 110। ओके, निकाल लिया आप लोगों ने, 110 पर मौजूद है। तो शुरू करते हैं इसके बारे में। सही, पेंसिल आपके पास मौजूद है और हाइलाइटर भी हाईलाइट कर दे देंगे। इसके जो यूजेस है वो इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। एंजाइम की डेफिनेशन और यूजेस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और कैरेक्टरिस्टिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ओके, तो शुरू करते हैं यूजेस ऑफ एंजाइम्स। सो एंजाइम कहाँ इस्तेमाल होते हैं? पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। क्या करने के लिए? टू गेट सेलुलोज। सेलुलोज पेपर बनाने में इस्तेमाल होता है और उसको बनाने के लिए एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में खाने बनाने वाली जो इंडस्ट्री, जो खाने की सनत है जिससे मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती हैं, खाने पीने की एडिबल्स आइटम बनाए जाते हैं, वहां भी एंजाइम इस्तेमाल किए जाते हैं। किस मकसद के लिए? फॉर मेकिंग बेकरी प्रोडक्ट एंड पिज्जा। सही, इनको बनाने के लिए भी एंजाइम इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद नंबर 4, ब्रूइंग इंडस्ट्री। ये ब्रूइंग इंडस्ट्री क्या है? ऐसी इंडस्ट्री जहां पर अल्कोहल तैयार किया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है। एज ए मुस्लिम हमारे यहाँ तो ये हराम है कि हम अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन दुनिया में सारे मुस्लिम तो नहीं है ना, गैर मुस्लिम भी हैं और वो अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। तो अल्कोहल की जरूरत है दुनिया को, एक बड़ी मिकदार में अल्कोहल जो है वो दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, तो उसे बनाया जाता है। बाकायदा लोगों ने उसके लिए कारखाने लगाए हुए, बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं। तो ये जो ब्रूइंग इंडस्ट्री है ना, वहां भी एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। किस मकसद के लिए? फॉर कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर को अल्कोहल में तब्दील करने के लिए या शुगर से अल्कोहल बनाने के लिए भी एंजाइम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बायो डिटर्जेंट्स। क्या है? बायो डिटर्जेंट। बायो डिटर्जेंट जो है ये भी मुख्तलिफ एंजाइम्स के लिए बनाए जाते हैं और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? यूज टू रिमूव स्टेन, दाग धब्बे वगैरह मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो मैंने 4 इस्तेमाल आपको बताए हैं ना, पेपर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री एंड ब्रूइंग इंडस्ट्री और बायो डिटर्जेंट, ये तमाम इंडस्ट्रीज में ये सारे काम करने के लिए कहीं ना कहीं लिविंग थिंग इस्तेमाल हो रही होती हैं और वो लिविंग थिंग्स जो है या लिविंग सेल इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो वहां पर जो है किसकी जरूरत होती है? एंजाइम्स की, उनकी एक्टिविटीज को तेज करने के लिए, उनसे ज्यादा काम लेने के लिए। सही, तो वहां एंजाइम को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो ये है एंजाइम्स के इस्तेमाल। तो अब बारी है इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस के बारे में कि इसमें आपको याद करने का काम क्या क्या है, तवज्जो किस पे ज्यादा देनी है। सबसे पहले तो मैंने जो चीजें हाईलाइट करवाई हैं वो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान के नुक्ता नजर से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें मैंने हाईलाइट करवाई हैं वो किस में आ सकती हैं? ऑब्जेक्टिव्स में। ओके, उसके बाद दूसरी चीज शॉर्ट क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन और यूजेस ये शॉर्ट क्वेश्चन में आराम से पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल सही। तो आप इसकी डेफिनेशन और यूजेस याद कर लेंगे। मैंने थोड़े मुख्तसर करके लिखे, किताब में तफसील से लिखे, आप वहां से याद करें की हुई हैं। तो इंशाल्लाह जब चैप्टर मुकम्मल होगा तो हम इसके नोट्स बना के आपके पास भेजेंगे पीडीएफ की सूरत में। तो वो तो तीनों चीजें आपको अच्छी तरह बनी हुई मिल जाएंगी। फिलहाल आपको क्या करना है? आपको ये लेक्चर कम से कम 2 मरतबा देखना है। क्या करना है भाई? ये लेक्चर कम से कम 2 मरतबा देखना है ताकि ये चीजें आपको बताई गई हैं वो आपको समझ में आ जाए। मैं जानता हूं कि थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है और बहुत सारी मालूमात इसमें आपको फराहम की गई है, नॉलेज काफी ज्यादा हो गई है। तो ऐसा करेंगे 2 इनको वीडियोस में चेंज कर देंगे, 2 वीडियोस बना देंगे इस टॉपिक की। मैंने तो पूरा एक साथ डिलीवर कर दिया है, लेकिन आपके लिए मैं इसको 2 वीडियोस में स्प्लिट कर दूंगा, तोड़ दूंगा, ताकि आप आराम से देख सकें। सही, लेकिन तवज्जो से देखना है, किताब में चीज़ों को हाईलाइट करना है, जिन चीज़ों के मीनिंग्स मैंने बताए हैं उन्हें अपने अल्फाज में किताब में नोट करना है ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में एंजाइम के बारे में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे।
तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।